Hello everyone, welcome to Programming Perception. I'm Amit Kumar and this is the 18th tutorial of our video series Blue Jay for 10th. आज की वीडियो सीरीज में भी हम लोग उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करने के दौरान हम लोग फेस करते हैं, और उसमें हम लोग टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस को डील करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड स्विच केस को कैसे डील किया जाता है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को 3 आउटपुट गेसिंग क्वेश्चंस दूंगा, जिसका आउटपुट को आप कमेंट बॉक्स में गेस कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर भी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं डिस्कस करूंगा उस बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में, मगर उससे पहले वो आउटपुट गेसिंग क्वेश्चंस। मैं आपको 3 क्वेश्चन आज के वीडियो ट्यूटोरियल में दूंगा और इन 3 क्वेश्चंस के आउटपुट्स आप लोग नीचे गेस करेंगे। इन आउटपुट को आप ABC करके एक ही कमेंट के रूप में आंसर कीजिएगा। एक से ज़्यादा कमेंट आप लोग नहीं देंगे, एक व्यूअर एक कमेंट, ओके। और आप लोगों के लिए सरप्राइज जो हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोग गिव अवे वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं अपने चैनल पर उन कमेंट्स के लिए जो आप लोग यहाँ पर देंगे। इन गिव अवेज में क्या होगा और वो क्या प्राइजेज होंगे और ये कैसे अलॉट किया जाएगा, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, मगर आप लोग कमेंट करना ना भूलें क्योंकि इन्हीं कमेंट्स के आधार पर हम लोग ये गिव अवे वीडियोस लॉन्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग फेस करते हैं। हम लोग को पता है टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो इफ एल्स के शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। बच्चे अक्सर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और कंडीशनल ऑपरेटर में कंफ्यूज होते हैं। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट को ही हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी प्रोग्रामिंग करने का वो तरीका जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं। इसे हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। मगर कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम लोग 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। क्योंकि 3 ऑपरेंड्स होते हैं इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। पहला ऑपरेंड एक कंडीशन होता है, दूसरा ऑपरेंड एक स्टेटमेंट, खासतौर पे एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप एक वैल्यू या एक्सप्रेशन कह सकते हैं, और एक्सप्रेशन। एंड तीसरा ऑपरेंड भी एक वैल्यू या एक्सप्रेशन ही होता है, एंड क्वेश्चन मार्क। इस केस में ये वैल्यू या ये वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू या एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है ये स्टेटमेंट, ओके। या तो वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं इस वैल्यू को A बोलता हूँ और इस वैल्यू को B, तो या तो वो A रिटर्न करेगा या B, और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो A रिटर्न करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो B रिटर्न करेगा। और इसी को इस्तेमाल करते हैं हम, इसी कंडीशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं एज शॉर्टकट फॉर इफ एल्स, जहां पर हम लोग एक वैल्यू कंडीशन के आधार पर रिटर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा केस है, आप लोगों ने 9th क्लास में इसको देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिचुएशन है, इफ A इज ग्रेटर देन B, C इज इक्वल्स टू A, एल्स C इज इक्वल्स टू B, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि A और B में कुछ वैल्यू है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो इसी चीज को कंडीशनल ऑपरेटर के साथ आप बड़ी आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि INT। अगर C डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी तो C इज इक्वल्स टू, आप अपना कंडीशन लगाइए, कंडीशन है A इज ग्रेटर देन B एंड क्वेश्चन मार्क। ट्रू होने पे आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं? ट्रू होने पे A की वैल्यू C में आएगी, तो ट्रू होने पर A, और फॉल्स होने पर B। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो A की वैल्यू C में असाइन होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो B की वैल्यू C में असाइन होगी। यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं इनकी प्लेसमेंट में, और दूसरी गलती करते हैं कभी कभी वो लोग यहाँ पर ब्रेसेस यूज कर लेते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में पहली बात, कभी भी हम बीच में ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे, और ये पोजीशंस आप याद रखिएगा कि ट्रू वैल्यू कहाँ पर रिप्लेस करनी है, फॉल्स वैल्यू कहाँ पर प्लेस करनी है। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल हम वैल्यू असाइन करने के साथ साथ वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं A और B में लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं बड़ी आसानी के साथ उसको प्रिंट कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली प्रिंट ln जो मेथड है उसके अंदर कंडीशनल ऑपरेटर यूज करूँगा, लाइक
मैं प्रिंट करूंगा लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू, और मुझे ए और बी में लार्जेस्ट वैल्यू को पता करना है, राइट। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं कंडीशन लगा दूँ ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कोलन बी, ओके। सो ये कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होगा तो ए और बी में से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो उसको रिटर्न कर देगा। अगर ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू है, यानी ए लार्जेस्ट है, तो डेफिनेटली ए रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स है तो डेफिनेटली बी रिटर्न करेगा। वो वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, यानी टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड ए टर्नरी ऑपरेटर। और इसको समझने के लिए एक नेस्टेड इफ एल्स अगर हमारे पास हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। टर्नरी ऑपरेटर जब आप लिख रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते वक्त टाइप कर रहे हैं, तो आप अपनी मदद के लिए साथ में कुछ सिंबल्स जैसे कि ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि टर्नरी ऑपरेटर ब्रेसेस को सपोर्ट नहीं करता। तो इससे पहले कि आप उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और इससे पहले कि आप अपने पेपर को सबमिट करें, वो ब्रेसेस वहां से हटा जरूर दीजिएगा। इसी चीज को समझाने के लिए मैं कोड लिख रहा हूं। मान लीजिए 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। सो ये कोड काफी है उस चीज को करने के लिए। सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तब हम चेक करेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देन LAR is equals to A, else LAR is equals to C, and in the else part, if B is greater than C, LAR is equals to B, else LAR is equals to C. मैंने नेस्टेड इफ एल्स के अंदर इस कंडीशन के बारे में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने BlueJ for 9 का वीडियो नहीं देखा तो आप उसे अभी देख सकते हैं। और उसमें मैंने बताया कि किस तरह से काम कर रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ये 3 नंबर में से बड़े नंबर को A, B, C में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको LAR वेरिएबल में असाइन करने का काम कर रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स का सहारा लिया। इसी चीज को करने के लिए हम लोग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? सो मैंने बताया जब आप उसको इस्तेमाल में ला रहे हो तब आप ब्रेसेस भले ही यूज कर ले, बाद में ब्रेसेस हटा दें। तो सपोज मैं LAR के अंदर असाइन करना चाहता हूं, तो LAR इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी A इज ग्रेटर देन B की। सो A इज ग्रेटर देन B, डेफिनेटली ये ट्रू होगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रेस लगा दिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया, और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं ट्रू वैल्यू जो मैं लिखना चाह रहा हूँ उसके लिए मैंने ब्रेस लगा दिया। तो ये पार्ट है ट्रू वैल्यू के लिए, ओके। एंड उसके बाद कोलन, तो कोलन के बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, और कोलन के बाद मैंने जगह बना ली या ब्रेस लगा लिया फॉल्स वैल्यू के लिए। तो ये ब्रेस ट्रू वैल्यू के लिए और ये ब्रेस फॉल्स वैल्यू के लिए, एंड फाइनली सेमीकोलन, राइट। सो A इज ग्रेटर देन B, क्वेश्चन मार्क। अब डेफिनेटली A इज ग्रेटर देन B की कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू होगा तो ये ब्लू और ये कर्ली ब्रेसेस में जो भी मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो इन कर्ली ब्रेसेस में मैं जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं A को चेक करूंगा C से, राइट। और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिटर्निंग वैल्यू होगी A, वरना रिटर्निंग वैल्यू होगी C। उसी तरह से जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं B को चेक करूंगा C से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्निंग वैल्यू B, एल्स रिटर्निंग वैल्यू C। एक बार जब आपने ये लिख दिया, राइट, एक बार जब आपने कंप्लीटली ये लिख दिया, उसके बाद आप इन ब्रेसेस को हटा दीजिए, क्योंकि ब्रेसेस आप लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया कंडीशनल ऑपरेटर में चाहे सिंगल कंडीशनल हो चाहे नेस्टेड हो, राइट। और ये आपका एक नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक्चुअली स्पेस की कमी की वजह से मैंने ऐसा लिखा है, और जब प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को करूंगा आज के प्रैक्टिकल सेशन में तो आप इसको समझ जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया हो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर क्या है, और वो कुछ गलतियां जो इनके सिंटेक्स में हम लोग अक्सर करते हैं, उनको लिखते वक्त अक्सर करते हैं या इनमें ब्रेसेस लगाकर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्विच केस, ओके। सो स्विच केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को वो आउटपुट गिविंग क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग गेस करेंगे, ठीक है। तो स्विच केस के बारे में बात करते हैं। स्विच केस क्या है? स्विच केस भी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, और स्विच केस को हम लोग मल्टी वे ब्रांचिंग कहते हैं, क्योंकि स्विच केस की मदद से आप कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एल्स के केस में आप अगर इफ और एल्स टाइप लिख रहे हैं तो आप 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 गिवन ऑप्शंस में से किसी एक को। एक से ज्यादा के लिए आपको इफ एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स विद कंडीशनल ऑपरेटर, इन सब तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
स्विच केस एक ऐसा तरीका है जहां पर एक से ज्यादा वैल्यू के लिए आप एक ही समय पे काम कर सकते हैं। एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्विच केस आप लोगों ने यूज भी किया हुआ है अपने 9th क्लास में। मैं आज सबसे पहले बात करने वाला हूं कि स्विच केस में वो कॉमन गलतियां क्या करते हैं आप लोग, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे नेस्टेड स्विच केस को ऑपरेट करते हैं, एंड फाइनली आपके आउटपुट गिविंग क्वेश्चंस। सो स्विच केस में वो कॉमन गलती क्या करते हैं, तो स्विच केस के अंदर कुछ कॉमन गलतियां हम लोग करते हैं। जैसे स्विच हमने लिखा, सबसे पहली गलती करते हैं हम वो जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं या वेरिएबल या एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं स्विच के अंदर उसके साथ। तो पहले मैं इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की बात करता हूं, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, और फिर हम इसके अंदर चलते हैं। अब स्विच सभी टाइप की डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता, तो डेटा टाइप के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप सभी डेटा टाइप को स्विच में यूज नहीं कर सकते। आपका जो इंटीजर डेटा टाइप है, आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है, इनको आप बड़ी आसानी के साथ स्विच में यूज कर सकते हैं, मगर आप बूलियन डेटा टाइप को स्विच में यूज नहीं कर सकते। आप यहां पर फ्लोट डेटा टाइप या डबल को यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के साथ आप काम कर सकते हैं, मगर हिदायत यही दी जाती है कि स्ट्रिंग को आप यहाँ पर यूज ना करें, क्योंकि उसके बारे में मैं जब स्ट्रिंग डिस्कस करूंगा तब मैं बात करूंगा कि क्यों मैं स्ट्रिंग को यूज करने से मना कर रहा हूं। हालांकि जेडीके में आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। सो स्विच केस के अंदर बेसिकली आप लोग जो यूज करने जा रहे हैं वो इंटीजर डेटा टाइप है और कैरेक्टर है। इंटीजर डेटा टाइप मतलब बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, मैं चारों की बात कर रहा हूँ, और कैरेक्टर डेटा टाइप, ये दोनों टाइप के डेटा आप बड़ी आसानी के साथ स्विच में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो स्विच प्रॉब्लमैटिक होगा। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में वो सिंटैक्स एरर होगा। तो दूसरी गलती हम लोग करते हैं स्विच लिखते वक्त, वो केस के साथ है। केस एक कीवर्ड है और केस के साथ हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 अगर इंटीजर है, राइट। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इस केस और कांस्टेंट के बीच में स्पेस नहीं देते, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं केस 1, राइट। तो केस तो कीवर्ड ही नहीं रहा, आप केस 1 लिख रहे हैं, आपको केस कीवर्ड लिखना है, तो केस लिख करके आप एक स्पेस देंगे और उसके बाद वो कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे। तीसरी तरह की गलती करते हैं कांस्टेंट वैल्यू लिखते वक्त, खासतौर पे अगर मैं एक कैरेक्टर पास कर रहा हूं, मान लीजिए मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल पास कर रहा हूं, ch, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है ch, अब मैंने यहाँ पे ch पास किया, तो हम जानते हैं जितने भी कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं। तो हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते वक्त अगर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये भी एक सिंटैक्स एरर है। तो पहली गलती, आप वेरिएबल या एक्सप्रेशन में सभी टाइप के डेटा टाइप का यूज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, केस और कांस्टेंट के बीच में एक स्पेस आएगा। तीसरी चीज जो ध्यान देनी है कि अगर कैरेक्टर डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स का आप यूज करेंगे। सिमिलरली अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो डबल कोट्स, इंटीजर यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली इंटीजर कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो जो आपका करेक्ट फॉर्मेट है कांस्टेंट को लिखने का आप उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये तो वो चीजें हो गई कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। हालांकि अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई मिस्टेक तो नहीं है, मगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। मैंने कई बार देखा है बच्चों को केस के साथ ब्रेसेस लगाते हुए, मतलब एक केस के अंदर अगर उनको 4 स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, तो वो क्या करते हैं, उनको ब्रेस में डाल देते हैं कि ये चारों स्टेटमेंट एक केस का पार्ट है। ओके, तो लेट मी टेल यू, ऐसा है नहीं, राइट। अगर सिर्फ ब्रेसेस लगा देने से वो ब्लॉक का पार्ट होता तो मैं 2 केसेस बनाऊं, राइट, मैं एक और केस बना दूं, उसको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, और यहाँ पे भी मैं ब्लॉक बना दूं, राइट। तो अगर केस ए एग्जीक्यूट होगा तो यही 4 होने चाहिए, बट ऐसे होगा नहीं, वो इन चारों के साथ इनको भी एग्जीक्यूट करेगा। फॉल थ्रू के बारे में आप जानते हैं कि स्विच केस के केस में जैसे ही कोई केस का कांस्टेंट मैच करता है वेरिएबल या एक्सप्रेशन के साथ, वो उसके स्टेटमेंट के साथ साथ उसके बाद के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता चला जाता है टिल द एंड, राइट। ये चीज आप जानते हो, फॉल थ्रू के बारे में आप जानते हो। तो फॉल थ्रू इसमें हो ही रहा है, तो इवन अगर आप ब्रेसेस लगा दे रहे हैं तो भी वो ब्लॉक का पार्ट नहीं बन रहा। इनफैक्ट स्विच केस में ब्लॉक बनाने के लिए, केस के साथ ब्लॉक बनाने के लिए आप लोग कभी भी ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो वी विल नॉट यूज ब्रेसेस विद केसेस। सो हम यहाँ पे ब्लॉक कैसे बनाएंगे, उसके लिए ही हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया है, ब्रेक कीवर्ड यूज किया, उसके पहले के सारे स्टेटमेंट्स एक ब्लॉक का पार्ट हो जाएंगे, यानी उसके पहले के सारे स्टेटमेंट्स एक केस का हिस्सा हो जाएंगे। तो आप अगर ब्लॉक्स बनाना चाहते हैं केसेस के साथ तो आप ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया कि स्विच केस कैसे यूज करते हैं और स्विच केस में क्या गलतियां हैं जो हम कॉमनली करते हैं।
आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है नेस्टेड स्विच केस, यानी स्विच केस के अंदर स्विच केस। मैं ऐसा सिनेरियो अभी समझा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सपोज केस ए है, आप चाहो तो यहाँ पर खुद एक स्विच बना सकते हो, एक स्विच यहीं पर। केस 1 के केस में एक स्विच ब्लॉक एंड इसके अपने केसेस होंगे, राइट, ये भी आप कर सकते हो। तो नेस्टेड स्विच को आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे नेस्टेड स्विच को समझने के लिए। स्विच के ऊपर 2 बातें और मुझे आपको बतानी है, वो है डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ। क्या स्विच का डिफॉल्ट कीवर्ड कंपलसरी है? अगर हम एक स्विच ब्लॉक बना रहे हैं तो क्या उसमें डिफॉल्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है? तो नहीं, आप स्विच ब्लॉक्स बना सकते हैं बिना किसी डिफॉल्ट के। मगर उस केस में क्या होगा कि अगर आपके वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी केस के कांस्टेंट के साथ मैच नहीं करती है तो स्विच कुछ भी नहीं करेगा। तो डिफॉल्ट कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो स्विच केस बना सकते हो विदाउट डिफॉल्ट। दूसरी बात, डिफॉल्ट के साथ, क्या डिफॉल्ट का पोजीशन लास्ट ही होना चाहिए? क्या मैं अपने स्विच केस में या स्विच ब्लॉक में डिफॉल्ट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। डिफॉल्ट को आप जहां लिखना चाहो अपने स्विच ब्लॉक के अंदर आप वहां लिख सकते हो, मगर फॉल थ्रू से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और प्रैक्टिकली मैं इस बात को बताऊंगा कि अगर आप डिफॉल्ट की पोजीशन चेंज करते हो तो कैसे फॉल थ्रू हो सकता है। सो आज के थ्योरेटिकल सेक्शन में मुझे इतना ही बताना था। अब इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे, मगर उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैंने आप लोगों के लिए 3 आउटपुट गेसिंग क्वेश्चंस रखे हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस एक एक करके अभी आएंगे। ये क्वेश्चन ए है, आपको गेस करना है कि यहाँ पर के और आर जो 2 वेरिएबल है इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का, मतलब इस छोटे से कोड स्निपेट का आउटपुट क्या आएगा। ये आपका बी है और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है, ए पी और आर। और ये आपका सी है, यहाँ पे डीपी, डी क्यू और डी वाई करके 3 वेरिएबल है और आपको गेस करना है कि इस कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। तो इन तीनों कोड स्निपेट के आउटपुट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो गिव अवेज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, मगर वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे को जितने ज़्यादा और जितने जल्दी कमेंट्स मिलेंगे मैं उतनी जल्दी ही गिव अवेज शुरू करूंगा। तो चलिए आज के थ्योरेटिकल सेशन में बस इतना ही। तो देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन में और चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टर्नरी ऑपरेटर और उसकी प्रॉब्लम्स, स्विच केस और उसकी प्रॉब्लम्स और इनके नेस्टेड वर्जन्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि थ्योरेटिकली हम लोगों ने इनको क्लियर कर लिया है। अब प्रैक्टिकली पहले हम देखते हैं कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के साथ बेसिकली क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली मिस्टेक उसके सिंटेक्स के साथ है। सो टर्नरी EX एक प्रोग्राम हम बनाते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ हम बेसिकली क्या कंफ्यूजन रखते हैं, क्योंकि मिस्टेक इसके साथ कुछ खास हम लोग करते नहीं हैं। क्योंकि अगर इसका सिंटेक्स हमको समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल है और बच्चे इसके साथ जो समझ चुके हैं सिंटेक्स वो कोई एरर नहीं करते हैं। बट जनरली जो एरर करते हैं वो सिंटेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी में मैं लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं एक प्रोग्राम बना सकता हूँ। सपोज ए और बी की वैल्यू मैं यूजर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, राइट। सो इन दैट केस आई नीड टू क्रिएट स्कैनर। तो मैं पूरे पाथ के साथ लिखूंगा तो मुझे इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था आपको। ओके, एंड यहाँ पर मैं यूजर से 2 वैल्यूज लूंगा। ओके, वेरी सिंपल, दोनों इंटीजर वैल्यूज ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले यूजर को बता देते हैं, एंटर 2 वैल्यूज। ओके, और ये 2 वैल्यूज हम लोग 2 वेरिएबल्स में, सपोज ए में और बी में एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आईएनटी मेथड है, यू नो दैट। आप लोग हैज नेक्स्ट आईएनटी जो मैंने बताया उसको भी यूज कर सकते हैं। इस गारंटी, तब ये गारंटी हो जाएगी कि यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो इंटीजर ही होगा। मगर अभी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर इंटीजर एंटर करेगा और हमको ए और बी का लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। तो उसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज करें, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, क्वेश्चन मार्क। एंड अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू है तो ए रिटर्न करेगा, कोलन बी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स अगर वो दोनों सेम है तो भी बी रिटर्न करेगा। इन दैट सेंस भी अगर वो बी को प्रिंट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू रहेगा, ए बी से बड़ा रहेगा तो ए रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो बी रिटर्न करेगा।
और हमको बस LAR को प्रिंट कर देना है, राइट। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि हम लोग क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है डायरेक्टली LAR क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली इस काम को कर सकते हैं। बट फिलहाल इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल हो चुका है, मेन को कॉल किया हमने और हम दो वैल्यू एंटर करते हैं 10 एंड 20 एंड ऑफ कोर्स लार्जेस्ट वैल्यू 20 है। अगर हम दो सेम वैल्यू एंटर करेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ भी रिटर्न करे, वैल्यू तो वही रहेगी। एंड इस केस में मैंने बताया था कि LAR क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है कंडीशन ऑपरेटर का, ये एक एक्सप्रेशन है जो एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पास कर सकते हैं, राइट। और मोर क्लैरिटी के लिए यहाँ पर आप एक पैरेंथेसिस लगा दें, ओके, और इस चीज़ को डिलीट कर दें। सो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जो इवैल्यूएट होकर के या तो A रिटर्न करेगा या तो B रिटर्न करेगा, राइट। तो इस तरह से भी आप कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं जहां पर आप किसी वेरिएबल को असाइन करने के बजाय उस रिटर्निंग वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटेक्स के साथ एक चीज याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहले कंडीशन होगी, ये कंडीशन के बाद ही क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क से पहले जो कंडीशन दी हुई है ये अगर ट्रू होती है तो जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो वैल्यू क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में आपको मेंशन करना होगा, यानी ये ट्रू वैल्यू है, यानी कंडीशन ट्रू होने पे रिटर्न होने वाली वैल्यू। और कोलन के बाद या तो अगर आप वो स्टेटमेंट टर्मिनेट करें तो सेमीकोलन तक, या फिर वो एक्सप्रेशन है तो किसी पैरेंथेसिस तक जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन मेंशन किए हैं उसकी वैल्यू तब रिटर्न होगी जब दिया गया कंडीशन फॉल्स होगा। अब ये सिंटेक्स अगर आपको याद है तो इसमें आप कोई एरर नहीं कर सकते। याद रहे यहां पर एक वेरिएबल के बजाय आप पूरा एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। हम जो आज नया देखने जा रहे हैं क्लास 10 के अंदर वो है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी प्रोग्राम को लार्जेस्ट ऑफ 3 मतलब यूजर से 3 नंबर लेकर उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाए तो नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। ओके, अब इस नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को यहां पे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम लोग ब्रेसेस यूज नहीं करते जब कभी भी हम लोग इस तरह से कंडीशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं या टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ब्रेसेस अलाउ नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, खासतौर पे नेस्टेड टर्नरी के केस में, नेस्टेड कंडीशनल के केस में। अब इसलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया था कि जब भी आपको नेस्टेड टर्नरी या नेस्टेड कंडीशनल का काम करना हो, अगर आप लिख रहे हैं तो पेंसिल से, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो रफली वहाँ पे टाइप कर दीजिए ब्रेसेस, ताकि आप अपने हिसाब से कोड को लिख सकें। एंड कोड खत्म होने के बाद यानी पूरा कोड राइट जब आप कर ले, टाइप कर ले, उसके बाद आप डेफिनेटली ब्रेसेस हटा दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ब्रेसेस पुट करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो ब्रेसेस है ये ट्रू ब्लॉक है और ये जो ब्रेसेस है ये फॉल्स ब्लॉक है। यानी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पर इस ब्रेस के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इस ब्रेस के अंदर। ओके, जब कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली हम ए को सी से चेक करेंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू होने का मतलब ही यही है कि ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पर हम ए को सी से चेक करेंगे और यहाँ पर अगर ए सी से बड़ा है तो ए रिटर्न करेंगे, अदरवाइज सी रिटर्न करेंगे। ओके, अब यहाँ से आप ब्रेस हटा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप कंडीशन चेक करेंगे, ये फॉल्स का केस है तो कंडीशन चेक करेंगे बी का, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो हम बी को सी से चेक करेंगे, राइट। और ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बी रिटर्न करेंगे, अदरवाइज सी रिटर्न करेंगे और यहाँ से फिर ब्रेसेस हटा देंगे। तो ये हमारा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर हमने सक्सेसफुली वहाँ पे यूज कर लिया। तो मेरा ये सजेशन अगर आप ये यूज करेंगे, पर्सनली मैंने भी जब भी ये डाउट रहता था तो मैं ब्रेसेस यूज करता था, टाइप कर लेता था एंड देन आफ्टर ब्रेसेस को हटा देता था। ये आप एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं तरीका, और ये बिल्कुल काम करेगा। उसी तरह से नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए अगर आपको आउटपुट क्वेश्चन आता है कि आउटपुट बताइए एक नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है, या उसको कन्वर्ट कीजिए नेस्टेड इफ एल्स के अंदर, तो भी आप ब्रेसेस लगा करके उस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ओके, इट्स वर्किंग।
सो टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर हमने देखा। टर्नरी ऑपरेटर के कुछ एरर्स, कॉमन एरर्स जो सिंटेक्स के साथ हम लोग करते हैं, वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम बढ़ते हैं स्विच केस की तरफ। स्विच केस जैसा कि मैंने बताया मल्टी वे ब्रांचिंग या मल्टी वे ऑप्शनल स्टेटमेंट है। ये इफ एल्स से ज़्यादा सुपीरियर है अगर हमको एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज के लिए काम करना है, राइट। मगर अगर हम रेंज में काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम वर्क कर रहे हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू 60 से 100 के बीच में है या 10 से 50 के बीच में है, तो उन केसेस में स्विच केस को प्रेफर नहीं किया जा सकता। स्विच केस और इफ एल्स के बीच के डिफरेंसेस को हम लोगों ने BlueJ for 9th में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक कर या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्विच केस की मदद से हम लोग एक ऑप्शनल प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे स्विच केस को यूज करेंगे और वहां पे हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम स्विच केस के साथ करते हैं, और फिर हम देखेंगे नेस्टेड स्विच केस की मदद से एक प्रोग्राम। ओके, तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं स्विच केस। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि यूजर से एक वैल्यू लेंगे, ओके, एंड उस वैल्यू के हिसाब से हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, दैट्स इट। यूजर अगर 1 एंटर करता है तो फर्स्ट, यूजर अगर 2 एंटर करता है तो सेकंड, यूजर अगर 3 एंटर करता है तो थर्ड। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, बट मैं कुछ कॉमन एरर्स की बात करूंगा इसी प्रोग्राम के अंदर जो हम स्विच केस के साथ करते हैं, ओके। तो यूजर से हम पूछ लेते हैं एंटर अ वैल्यू, एंटर अ नंबर, और उसको हम नम में एंटर कर लेते हैं स्कैन की मदद से, और स्विच में ये पास कर दे रहे हैं नम को। अब वो कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स, यहां तक तो आप लोग काम कर लेते हैं, वो कॉमन मिस्टेक्स या राइटिंग मिस्टेक्स जो आप करते हैं, आप केस के साथ जो वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल केस 1 लिखना है, आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते। अब ये एक, आप जानते हैं कि ये एक सिंटेक्स एरर है क्योंकि केस एक कीवर्ड है, तो यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए। अब उसके बाद 1 और कोलन के बीच में आप स्पेस दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ पे एक स्पेस जरूरी है। तो ये एक मिस्टेक है जो आप करते हैं। दूसरी, वो कोई मिस्टेक नहीं है मगर ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है, आप केस के साथ ब्रेसेस देते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप अननेसेसरीली ब्रेसेस मत डालिए अपने प्रोग्राम में, ओके, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है। केस में जब भी आप किसी केस में कोई ब्लॉक बनाना चाहते हैं, आप सिंपली ब्रेक यूज कीजिए, यानी कि अब इस कोलन और इस ब्रेक के बीच में आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, ये टाइपिंग के वक्त ही मैं बात कर रहा हूं, जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो सारा एक ब्लॉक होगा। और जब आप लिख रहे हैं प्रोग्राम को तो समय केस लिखिए, सारे कोड्स लिखिए, सारे स्टेटमेंट्स लिखिए और उसके बाद ब्रेक लिख दीजिए, आपका ब्लॉक तैयार है। ठीक है, ब्रेक यूज करने से हमको बेनिफिट होता है, हम फॉल थ्रू के अंदर नहीं आते। अगर आप नहीं जानते फॉल थ्रू क्या है तो आप BlueJ for 9 के इस वीडियो से गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा हम प्रिंट कर देते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हालांकि मुझे एक ही स्टेटमेंट डालना था, फिर भी मेरे को बताना था कि ब्लॉक क्या, एरर क्या करते हैं, इसलिए मैं ब्रेक को इस तरह से यूज कर रहा हूं। ओके, हमको 2 केसेस और डालने। डिफॉल्ट अगर मैं यूज करूं तो डिफॉल्ट जरूरी भी है क्योंकि यूजर 1 2 3 के अलावा कुछ भी यूज करता है। तो यहाँ एक सजेशन, एक एडवाइस है मेरी, अगर आप स्विच केस की वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं एक वेरिएबल की जिसकी वैल्यू आप श्योर है कि यही वैल्यूज होंगी, तो आप उस स्विच केस में भले ही डिफॉल्ट यूज ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप स्विच केस यूज कर रहे हैं जहां पर एक वेरिएबल में वैल्यू यूजर डाल रहा है और डेफिनेटली यूजर कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो उन स्विच केस में डिफॉल्ट जरूर बनाए। सो यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करूंगा
better luck next time. Okay, sorry, better luck next time. ओके, सो ये एक स्विच केस का सिंपल यूज है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए स्विच केस का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत के दिनों में ज़्यादातर CUI बेस्ड प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ पर हम लोग माउस से क्लिक नहीं कर पाते थे, तो हम लोगों के पास CUI एप्लीकेशन यानी कमांड इंटरफेस होता था, तो हमको ऑप्शन दिखाए जाते थे और हम उसमें चूज़ करते थे। तो बेसिकली स्विच केस का इस्तेमाल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में CUI एप्लीकेशंस में होता है। फिर भी कई सारे लॉजिक बेस हैं जहाँ पर हमको एक वेरिएबल की गिनी चुनी वैल्यूज के साथ काम करना होता है, तो वहाँ पे हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। गेमिंग में स्विच केस अक्सर इस्तेमाल होता है, तो स्विच केस बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब हम नेस्टेड स्विच केस को देखने जा रहे हैं और इसी प्रोग्राम के अंदर मैं नेस्टेड स्विच केस भी बनाने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेस्टेड स्विच केस के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग दो तरह के ऑप्शंस यूजर को देंगे, एक डेज के लिए, एक मंथ्स के लिए। और डेज एंटर करने पर यूजर से पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंटर करने पर यूजर से पूछेंगे एंटर नंबर ऑफ मंथ, एंड उसके हिसाब से हम प्रिंट करेंगे। यूजर अगर एंटर करता है 1 तो संडे, 2 तो मंडे डेज के लिए, और मंथ के केस में 1 तो जनवरी, 2 तो फरवरी। ओके, सो आप मंडे से भी शुरू कर सकते हैं वीक डेज को, मैं अपना वीक डे संडे से शुरू करता हूँ। खैर, तो चलिए इसको अब आगे बनाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यूजर को हमको देना है दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन हम देंगे, एंड नेस्टेड स्विच केस है क्या, जस्ट लाइक नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। तो उसी तरह से नेस्टेड स्विच केस है, स्विच केस के अंदर स्विच केस। सो एंटर यहाँ पे हम यूजर को ऑप्शन देते हैं डेज, सॉरी हाँ यस, डेज और मंथ्स। ओके, दो ऑप्शन देंगे, डेज और मंथ्स। मैं डेटा टाइप के बारे में भी बात करूंगा, डेटा टाइप से रिलेटेड आप क्या एरर करते हैं और वो भी मैं दिखाऊंगा। और उससे पहले ये नेस्टेड स्विच केस का प्रोग्राम, और ये चॉइस यूजर की हम ले लेते हैं। तो यूजर को हम बोलते हैं योर चॉइस, ताकि वो एंटर कर सके अपनी चॉइस। और इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कर रहा हूँ, ताकि जिस लाइन में मैं चॉइस पूछूं उसी लाइन में यूजर एंटर कर पाए अपनी चॉइस, क्योंकि आउटपुट में थोड़ा सा अच्छा लुक देता है ये। दैट्स इट। ये एरो मैं जस्ट इंटरफेस के लिए दे रहा हूँ, आउटपुट के लिए। यूजर की चॉइस में नम वेरिएबल के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो स्विच केस के अंदर नम वेरिएबल है मेरे पास, मैंने दो ही ऑप्शन दिए हैं यूजर को, दो ही केस बनेंगे। डिफॉल्ट में मैं यूजर को बोलूंगा प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन, लेट इट बी सॉरी, वी आर वेरी पोलाइट टुवर्ड्स यूजर, आफ्टर ऑल ही इज गोइंग टू पे एवरीथिंग। So let it be, please choose correct option। and केस 1 में डेज पे हमको यूजर को कुछ फिर से पूछना है, राइट। एंटर नंबर ऑफ द डे, एंड उसी लाइन में पूछना है, तो प्रिंट स्टेटमेंट फिर से रख रहे हैं। एंड ये वैल्यू हम लोग फिर से, चलो नम वेरिएबल, ओके एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं सपोज। तो यहाँ पे एक फंडामेंट, एक बेस या एक कंसेप्ट स्विच केस का मैं और बताने वाला हूँ आपको। इस केस में मैंने ch एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और यूजर से मैं वैल्यू एंटर कर ले रहा हूँ इसके अंदर। एंड यहाँ पर फिर से मैं एक स्विच यूज कर रहा हूँ, ओके, यानी स्विच के अंदर स्विच। और यहाँ पर कितने ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि 7 डेज होते हैं तो 7 ऑप्शन है, तो 7 केसेस में बना ले रहा हूँ। ओके, लकीली अभी सिर्फ आधा हुआ है। अभी हमको सेकेंड पार्ट करना है जो मंथ के लिए है, और उसके अंदर 12 केसेस हैं। ओके, तो हमने ये रेडी कर लिया है। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने 12 केसेस बनाए हैं और सभी मंथ्स को यहाँ पे प्रिंट किया है। डिफॉल्ट में प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर आप एक गौर करने वाली बात है कि मैं ch को, यानी ch वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी केस में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो स्विच की खासियत है, स्विच के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल का स्कोप
पूरे स्विच के अंदर रहता है। यानी एक केस के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है तो आप उस वेरिएबल को दूसरे केस में आराम से यूज कर सकते हैं, आपको उसको दोबारा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एक सिंटेक्स एरर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं ऐसे करके कंपाइल करूंगा ये एक सिंटेक्स एरर होगा, तो दोबारा डिक्लेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, एंड इस तरह से आप एक नेस्टेड स्विच केस का प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं इसके बारे में एक एग्जांपल और दूंगा, पर चलिए इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं। तो यूजर के सामने पहले ऑप्शन दे रहा है डेज और मंथ्स। अगर मैं 3 सिलेक्ट करता हूं तो सॉरी प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 या 2 में से कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आता है एंटर नंबर ऑफ द डे। ये पहला ऑप्शन है, एंटर नंबर ऑफ द डे, यानी पहला केस एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर मैं नंबर ऑफ द डे में करता हूँ 7 तो ये प्रिंट कर रहा है सैटरडे, राइट। तो ऑप्शन के अंदर अगर हमको कुछ ऑप्शंस का देना हो, अगर मैं शुरुआत में ही मंथ सिलेक्ट करता तो यहाँ पे नंबर ऑफ द मंथ मुझसे पूछता। तो केस के अंदर केस या स्विच के अंदर स्विच, सॉरी स्विच केस के अंदर स्विच केस, तो वो है नेस्टेड स्विच केस। और इसमें मैं अगर एंटर करता हूँ 2, डेफिनेटली प्रिंट करेगा फरवरी। सो इसके कई केसेस हो सकते हैं। जैसे आप एक मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें शुरुआत में आपने ऑप्शन दे दिया यूजर को कि कैरेक्टर बेस्ड आउटपुट और नंबर बेस्ड आउटपुट। कैरेक्टर बेस पे आपने सिलेक्ट कर लिया कि कैरेक्टर बेस के कुछ प्रोग्राम्स, और नंबर बेस पे आपने सिलेक्ट कर लिया नंबर बेस के कुछ प्रोग्राम्स। सो नेस्टेड स्विच केस का इस्तेमाल ऐसे केसेस में मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में भी किया जाता है। बेसिकली वहीं पे ज़्यादा इस्तेमाल है। सो आज के वीडियो लेक्चर में, वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर, उसके एरर, स्विच केस के एरर के बारे में बात किया। मगर स्विच केस के एक एरर के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, वो उसके डेटा टाइप के साथ है। मैं यहाँ पे बता दूं आप किस तरह के डेटा टाइप यहाँ पे पास कर सकते हैं। डायरेक्टली इसी प्रोग्राम में आपको दिखा रहा हूँ। आप एक इंटीजर पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, CH और C, सिर्फ CH क्रिएटेड है। और इसमें मैं कोई वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, सपोज A, ओके। और मैं यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल को पास कर दे रहा हूँ, तो ये कोई एरर नहीं होगा, राइट। इनफैक्ट आप बोलेंगे यहाँ क्यों एरर नहीं आया, आपने इंटीजर पास किया है, यहाँ क्यों एरर नहीं आया। एक्चुअली ASCII के साथ वो काम कर रहा है, और इसके बारे में मैं बात करूँगा अभी आपके साथ। तो ये कैरेक्टर के साथ काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इंटीजर के साथ काम करता है। अब बात आती है यहाँ पे मैं कैरेक्टर पास कर रहा हूँ और मैं कैरेक्टर कांस्टेंट पास नहीं कर रहा, फिर भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। क्योंकि होगा क्या, वो इस कैरेक्टर की ASCII को, सॉरी फॉर दैट, वो इस कैरेक्टर वेरिएबल के वैल्यू की ASCII को यहाँ के कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास करूँ, लाइक 1.1, 9 वैसे फ्लोट तो वैसे भी अलाउ नहीं है, मगर मैं स्ट्रिंग पास करूँ तो ये एक एरर हो जाएगा। मगर अगर मैं सिंपली इंटीजर पास कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट हो रहा है। तो इंटीजर के पास क्या हो सकता है, कैरेक्टर पास क्या हो सकता है। मैं एक फ्लोट वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ, चलिए फ्लोट, और मैं 2.5 कर रहा हूँ। देखिए यहीं पे एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप। लाइक फ्लोट को यूज़ हम नहीं कर सकते, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बूलियन पास करने की कोशिश करता हूँ, बूलियन, और मैं पास कर दे रहा हूँ ट्रू, एंड कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। और क्या है, इनकम्पैटिबल टाइप बूलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर ही यहाँ पे पास कर सकते हैं। हाँ, हम स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं, स्ट्रिंग के जावा के नए वर्जन स्ट्रिंग को अलाउ करते हैं, मगर बेसिकली स्ट्रिक्ट रहने की बात करें तो आप स्ट्रिंग को ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके फाइन, मैं कंपाइल कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। एरर यहाँ पर है क्योंकि मेरे को एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ, कोई यहाँ पे एरर नहीं है। नीचे एरर होगा, दूसरा केस की वैल्यू भी मुझे स्ट्रिंग में करनी पड़ेगी। मगर आप इंटीजर पास कर सकते हैं, कैरेक्टर पास कर सकते हैं। इंटीजर मीन्स आप बाइट, शॉर्ट, INT, लॉन्ग कुछ भी पास कर सकते हैं। कैरेक्टर पास कर सकते हैं, आप आसानी के साथ पास कर सकते हैं उसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू, मगर आप बूलियन या फ्लोट पास नहीं कर सकते।
आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आउटपुट बताने के लिए, जो ट्यूटोरियल 18 में मैंने रेज किए हैं। आप कमेंट्स के रूप में इनके आंसर्स ज़रूर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके आप इनके आंसर्स दीजिए, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल आई होप आने वाले ट्यूटोरियल में ही इसके आंसर्स दूंगा, आपको इसके आउटपुट बताऊंगा। जो कमेंट्स के करेक्ट आउटपुट होंगे मैं उन्हीं कमेंट्स को प्राइज के लिए सिलेक्ट करूंगा। एक लॉटरी निकाली जाएगी और उसी में से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। राइट, प्राइज में क्या है वो भी मैं आपको जल्द ही अनाउंस करूंगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डेफिनेटली मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है अभी। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे आने वाले दिनों में प्राइज बड़े भी होंगे, और जो भी प्राइज होगा कस्टमाइज्ड होगा, आपके नाम से या जो भी चीज़ आप उसमें प्रिंटेड चाहेंगे उस पर होगा। मैं जल्दी ही आपको अनाउंस करूंगा उसके बारे में। और प्राइस तभी अनाउंस होगा जब कमेंट्स एटलीस्ट, क्योंकि देखिए अभी 268 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट 100 तक तो कमेंट्स जाने चाहिए। सो प्लीज़ 100 तक कमेंट्स ज़रूर दीजिए। और आपको प्राइस के लिए कुछ शर्त है। शर्त यही है कि एक लाइक, एक कमेंट, एक से ज़्यादा कमेंट होगा तो सॉरी, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। एक लाइक, एक कमेंट और करेक्ट आउटपुट, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू ही लॉटरी निकालेंगे, वो अपना जावा का ही प्रोग्राम होगा, कभी मैं उसका आउटपुट बताऊंगा आपको। तो खैर आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।